हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। जो स्टूडेंट्स CUET, IIT, JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहे हैं एंड वी आर इनटू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, व्हाट इज कूलम्स लॉ? According to Coulomb's law, आप ग्रेविटेशन पढ़े हैं, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एनालॉजी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मासेस होते थे, M1 और M2। तो कोई भी दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता था एंड दैट फोर्स वाज इक्वल टू F वाज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वेयर, वेयर G वाज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और R क्या है? R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। R इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मान लो इन दोनों पार्टिकल पे चार्ज है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल था, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वैसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे मास एक मैटर का प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी मैटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास जिम्मेवार है और जो कूलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं आप, उसके लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। तो मान लो दो पार्टिकल है, जिस एक पे चार्ज Q1 है और दूसरा पार्टिकल है उस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन में दो पार्टिकल्स थे, जिसके एक का मास M1 था, दूसरे का मास M2 था। ऐसे ही यहाँ पे दो पार्टिकल्स ले रहे हैं, जिसका एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है। ये पार्टिकल है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है और उनके बीच में डिस्टेंस मान लो R है। Then in that case the two charges, दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा and that force will be equal to, उस फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं और ये फोर्स बिल्कुल सकल सूरत से बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था। जैसे यहाँ पे इनवर्स का ला फंक्शन है, F डिपेंड्स ऑन 1/r स्क्वेयर, वैसे ही कूलम्बिक फोर्स भी 1/r स्क्वेयर पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल इसका छोटा मतलब एनालॉजी है। ठीक है, यहाँ पे G के बदले जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो हम लोग ये यूज करेंगे 1/4πε0, 1/4πε0, जिसको एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू भी लिखेंगे अभी। एंड इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। जैसे यहाँ पे था ना, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे F जो था M1 M2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे दोनों के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज के प्रोडक्ट है Q1 Q2 पे डिपेंड कर रहा है और ये इनवर्सली डिपेंड करेगा ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डिपेंड्स इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल एंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज विच इज कंटेन्ड बाय द पार्टिकल। जो चार्ज इन दोनों पार्टिकल पे रहेगा उन दोनों का प्रोडक्ट पे, मतलब इनके चार्जेस अगर अधिक होंगे तो कूलम्बिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप दूर दूर लेके जाते जाओगे तो कूलम्बिक फोर्स है घटता जाएगा। इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये दिस इज कूलम्बिक फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आर एट रेस्ट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, ओके, मतलब अगर एक चार्ज मूव भी करता रहेगा दूसरे के पर तब भी ये फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वी कॉल इट कूलम्बिक फोर्स, को कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसका वैल्यू जो होता है
ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई? डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन न्यूटन है, दूसरा कलर यूज करते हैं, इसका डायमेंशन न्यूटन है। ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर, और ये क्या हो गया? ये एल स्क्वायर हो गया। ये एल स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर लिख दो, इसको मीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब साइन नॉट को उधर लेके जाओ, तो ये सी स्क्वायर m-2 न्यूटन माइनस। अगर इसको डायमेंशन वाइज लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सी स्क्वायर हो गया, ये एल स्क्वायर। डायमेंशन वाइज अगर देखें तो अब साइन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? अब साइन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर l-2 m-1 l-1 टी स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हो ना। m-1 सी स्क्वायर l-3 टी स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा। ओके, ये सब इजी चीज है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिजिक्स में कांस्टेंट क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट। जैसे आपका जी कांस्टेंट है, वैसे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसका कंबाइंड वैल्यू जान लीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, ये थोड़ा सिंपल होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹। ये याद रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये आप याद रखिए। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो ये याद रखो, ये कूलम्बिक फोर्स है। इस पर अब सवाल कुछ देखते हैं 2-3, तो थोड़ा और इसका क्लैरिटी आ जाएगा हम लोग को। सवाल देखिए बहुत ज़रूरी है, मतलब फिजिक्स कभी भी मतलब थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे नहीं मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे स्किप करना सही नहीं है। मैं देखता हूँ कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में केवल न्यूमेरिकल पे ही चले आते हैं, बिना समझे न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। नहीं, आप पहले समझिए चीज़ों को, उसके बाद सवाल करिए, ठीक है। ये मैं अपने 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जो प्रीवियस है पेपर नीट में और जेई मेन में, जेई एडवांस में, ये सब जो है वो भी करेंगे हम लोग। हर टॉपिक है, इसको मैंने कई सारे टॉपिक में डिवाइड कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक है। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट में, जेई में और CUET का तो चलो एक ही पेपर हुआ है, लेकिन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मेनली नीट और जेई का जो प्रीवियस पेपर है वो डिस्कस करेंगे। बट ये सब चीज़ जो है नीट और जेई मेन का जो सवाल रहेगा वो CUET के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसे बहुत टफ वाला नहीं करना है, क्योंकि CUET का पेपर थोड़ा ईजी आता है, ठीक है। लेकिन वो सब आपको आना चाहिए। और नीट और जेई मेन जो है वो उसमें से कुछ सवाल छोड़ के बाकी सब आपके लिए जो CUET का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रिलेवेंट होगा, ठीक है। सवाल करते हैं, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। देखो, 3 charges each of 20 microcoulomb are placed along straight lines, successive charges being 2 meter apart, ठीक है। In figure, calculate the force on charge on the right end। मतलब Q1 Q2 की वजह से Q3 पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है आपको। Q1 Q2 की वजह से जो Q3 पे फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो Q1 की वजह से फोर्स क्या लग रहा है? Q1 की वजह से फोर्स मान लो ले F1 लग रहा है। दिस F1 इज द फोर्स ड्यू टू Q1, मतलब फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। मतलब यहाँ पर सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे कोई भी चार्ज दिया हुआ है आपको Q3, मतलब इन जनरल हम बता रहे हैं आपको, इन जनरल बता रहे हैं। जैसे कोई भी चार्ज मान लो Q3 है, Q1 है, Q2 है, इन जनरल। ये सवाल तो करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप। अगर मान लो Q3 पे आपको फोर्स निकालना है, ये मान लो 2 चार्जेज हैं,
Q1 Q2, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है और ये पार्टिकल नंबर 3 है। अब मान लो आपको कहेगी फोर्स ऑन Q3 निकालो, तो कैसे करेंगे? आपके पास जो फार्मूला है वो तो दो चार्ज के बीच का फोर्स का है ना, हम लोग अभी डिफाइन जो किए थे। देखो ये तो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था, ये भी सवाल था क्या? अच्छा नहीं, ये अगला सवाल है। ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है वो तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है। तो इस फार्मूला को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? आप पहले Q1 की वजह से फोर्स निकाल लीजिए Q3 पे, और उसके बाद Q2 की वजह से Q3 पे फोर्स निकालिए। जब Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे Q3 पे, तो ये मान के चलेंगे जैसे Q2 है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ Q2 की वजह से Q3 पे फोर्स निकालेंगे, और जो फोर्स F1 F2 है, मान लो F1 इज द फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q1, F1 is the force on Q3 because of Q1, and F2 is the force on Q3 due to Q2। मतलब Q1 की वजह से फोर्स Q3 पे मान लो F1 है, और Q2 की वजह से फोर्स मान लो Q3 पे F2 है, then the net force acting on Q3 due to Q1 and Q2 both, due to Q1 and Q2 both will be equal to this। ठीक है, इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं एन चार्ज के केस में भी। ठीक है, इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं एन चार्ज के केस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऐसे देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो। ठीक है, हम लोग काफी डिटेल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, बट यहाँ ब्रीफली आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हम उसका यूज कर रहे हैं। ऐसे डिटेल में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, एक अलग बल्कि लेक्चर ही बना देंगे उसके ऊपर, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के ऊपर। क्योंकि देखो, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन समझने के पहले बहुत बढ़िया से अगर समझना है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन जो है प्रॉपर्टी है लीनियर सिस्टम का, तो हम डिफाइन करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको हम बताएंगे कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, और कैसे अधिकतर सिस्टम जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कैसे वो सारे सिस्टम लीनियर हैं। ठीक है, और कैसे प्रिंसिपल सुपरपोजिशन जो है लीनियर सिस्टम का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये अभी नहीं, अभी तो देखो स्टार्ट किए हुए एकदम से हाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी सिंपल ये आप समझ लीजिए, कूलम्स लॉ में अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपको मान लो Q3 चार्ज दिया हुआ है और बोल रहा है कि Q1 और Q2 की वजह से Q3 पे फोर्स निकालो, तो पहले इंडिविजुअली Q1 और Q2 कितना फोर्स Q3 पे निकाला वो निकाल लीजिए, आप ही उसको वेक्टर सम कर लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको देखें तो Q1 मान लो F1 फोर्स लगा रहा है Q3 पे, तो F1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज और समझो, डायरेक्शन का बात नहीं किए थे हम। Q1 और Q2 जो एक दूसरे फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया आपको, मैग्नीट्यूड तो लिख के बता दिया कि मैग्नीट्यूड इज 1/4πε0 एंड इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी थोड़ा क्लियर कर ले एक बार। डायरेक्शन का ही बात कर लेते हैं एक बार, है ना। देखिए, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसको हम लोग यूजुअली बच्चा लोग के भी लिख देता है, हम नहीं लिखते, हमारा आदत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं के भी लोग लिखता है। के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, के इज 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ मेरा आदत नहीं है के लिखने का, बट आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो हर आदमी का फिजिक्स में देखो कोई रूल्स नहीं है नहीं के लिखना है, तो हम नहीं लिखते, हमको नहीं मन करता लिखने का, लेकिन आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर ऐसे लिखता है के। ठीक है, के एक्चुअली आगे फिर वहाँ भी यूज करना होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी। ठीक है, तो 1/4πε0 को आप चाहो तो कैपिटल के लिख सकते हो जैसे लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ
Coulombic force lies along the line joining two charges. It lies along the line joining the two charges. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो एक चीज समझो कि Q1 Q2, जैसे वहां पे क्या था कि ग्रेविटेशन में मास वाज पॉजिटिव। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या लिखते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दोनों भाई भाई है, बट थोड़ा सा अंतर ये है कि मासेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव मास भी हम लोग कई बार एक सवाल करने में कई जगह यूज कर लेते हैं। हालांकि नेगेटिव मास इज नॉट रूल्ड आउट इन फिजिक्स में रूल्ड आउट नहीं है। इनफैक्ट आगे अगर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, मतलब बहुत आगे मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं इफेक्टिव मास वगैरह पढ़ते हैं। तो इफेक्टिव मास नेगेटिव ही हो सकता है। इफेक्टिव और नेगेटिव का मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। खैर अभी ये सब दिमाग में मत रखो, अभी तो यही समझो कि मास जो है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हो, उस केस में आपका जो फोर्स Q1 Q2 एग्जर्ट करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल करेगा। इफ Q1 Q2 आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, मतलब Q1 Q2 इज पॉजिटिव, Q1 Q2 प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, उस केस में द टू चार्जेस वुड बी रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, टू चार्जेस वुड बी रिपेलिंग ईच अदर। और Q1 Q2 मतलब द फोर्स इज the Coulombic force is repulsive if Q1 Q2 is positive. ठीक है, Q1 Q2 is positive and attractive if Q1 Q2 is negative. Q1 Q2 पॉजिटिव का मतलब कि Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, उन दोनों केस में प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव रहेगा। मतलब उसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हो तो उसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। तो हम कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अच्छा, Q1 Q2 नेगेटिव कब होगा? व्हेन आइदर ऑफ देम विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। एक उसमें पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, उस केस में इसको हम बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। उस केस में ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपका जो लाइक चार्जेस होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे, और अनलाइक चार्जेस होगा, अगर चार्ज अनलाइक चार्ज होगा तो दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। बट दोनों ही केस में जो फोर्स होगा इट विल बी लाइंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। द फोर्सेस वुड बी लाइंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्सेस का। तो कूलम्बिक फोर्स अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो वो इनवर्सली वो आर पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है, आर पे डिपेंड करना चाहिए, और दूसरा ये जो फोर्स है इट शुड लाई अलोंग द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस। तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स कहलाता है और कूलम्बिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स कहलाता है। सेंट्रल फोर्स ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है, बीच बीच में कुछ कुछ आता है तो हम बता दे रहे हैं, है ना। मतलब फिजिक्स अगर कुछ एक्स्ट्रा दो चार चीज़ जानेंगे तो ठीक रहेगा, है ना, तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, है कि नहीं। तो ब्रीफली एक दो लाइन बोल देने से कोई हर्ज नहीं है, दिमाग में रखिए, ठीक है, आगे काम ही आएगा। ओके, तो ये डायरेक्शन का बात हो गया। अब चलें क्वेश्चन पे हम लोग। अब देखो हमें Q1 Q2 Q3 दोनों ही चूंकि 20 माइक्रोकूलम लिख रखा है, मान के चलें कि तीनों ही पॉजिटिव है, मान के चलिए कि तीनों ही पॉजिटिव है, उस केस में क्या होगा, Q1 Q3 रिपेल करेगा, मतलब Q3 पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से टूवर्ड्स राइट होगा। अच्छा, Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी टूवर्ड्स राइट होगा।
Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी टूवर्ड्स राइट होगा, मतलब दोनों फोर्स एक तरह से स्केलर की तरह जुड़ जाएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो उनके मैग्नीट्यूड्स को जोड़ा जा सकता है स्केलर की तरह, नंबर की तरह, ठीक है। तो F1, सपोज F1 इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q3, तो ये क्या हो जाएगा, KQ मतलब 9 इंटू 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। Q1 इंटू Q3 मतलब 20 गुने 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर तो 16। अब फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। F2 is, let's say it is the force exerted by Q2 on Q3, force exerted by Q2 on Q3, ये तो सेम ही है तुम्हारा, अपॉन 4। अब ये भी राइट में है, दोनों ही फोर्स राइट में है, तो इनको नंबर की तरह जोड़ा जा सकता है। अगर कोई डायरेक्शन होता है, एंगल होता है, तो फिर उस केस में वेक्टर सम लेते हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ पे वेक्टर सम लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर सम भी लेंगे तो क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है तो वो एड अप हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसको एड अप कर दो, कर लोगे क्या। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 वुड बी सिंपली F1 प्लस F2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁹ गुने 400 गुने 10⁻⁻12, एक हो गया 1/16 और दूसरा 1/4, तो कितना आ जाएगा बताओ, 10⁻⁻10 10⁻⁻1 9 चौका 36, 3.6, आइए जोड़ो, 16 लघुत्तम हो जाएगा, 1 और 4 5/16, भाई कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा ना जी, इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, 36 गुने 5 18/16 हो जाएगा। नौ बटा 4 2.25 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे, पहले नीट वाला करेंगे, फिर जेई मेन वाला करेंगे, फिर जेई एडवांस वाला करेंगे, तो इस तरह से लेवल बढ़ते जाएगा। इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ओके। ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, ठीक है, गुड। ये मान लो स्क्वायर हो गया, यहां मान लो Q है, ये Q है, ठीक, और A लेंथ है। मान लो कि ये चार्ज नंबर 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब सपोज करो सब तो आइडेंटिकल ही है, तो किसी भी एक पे फोर्स लगा लो, किसी भी एक पे फोर्स निकालो, वही सब पे रहेगा। तो किसी भी एक चार्ज पे फोर्स लगा लीजिए तो बाकी चार्ज पे भी वही फोर्स रहेगा ना, कि सारा फोर्स आइडेंटिकल ही है आपका, ठीक है। तो मान लो फोर्थ चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, आपको हम बताएं सुपरपोजिशन लगाना है, पहले 1 की वजह से निकाल देना है, फिर 2 की वजह से निकालना है, फिर 3 की वजह से निकालना है, और उसको वेक्टोरियली जोड़ देना है, ठीक है। पहले 1 की वजह से निकालो, 4 पे चार्ज, मान लो 4 पे हम निकालना चाहते हैं, चार्ज नंबर 4 पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो सुपरपोजिशन यूज कीजिए, पहले आप 1 की वजह से 4 पे फोर्स निकालो,
पहले आप 1 की वजह से निकालो। 1 की वजह से मान लो ये हो गया F1, सारा चार्ज सेम नेचर का है, लाइक चार्ज है सारे। 2 की वजह से क्या हो जाएगा फोर्स, 2 की वजह से फोर्स हो जाएगा वो आपको F2 हो जाएगा। और 3 की वजह से क्या हो जाएगा, F3 हो गया। स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया x और y, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी लिखें तो इट वुड बी 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन क्या साइड लेंथ है जी, a स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, तो राइट के टुवर्ड्स x डायरेक्शन हो गया, आई कैप लिख दिया। F2 F2 हो गया 1/4πε0, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन √2a डिस्टेंस हो जाएगा, √2a डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और F2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर, 1/√2 आई कैप, मतलब 1 cos थीटा आई कैप और 1 sin 45 आई कैप जे कैप, ऐसे लिख देंगे। मतलब F2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जी, 1 cos 45 आई कैप प्लस 1 sin 45 जे कैप। ये समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आया कमेंट में लिखना, ठीक है। F3 F2 वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर सम ही लेना पड़ेगा ना, तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है तो वेक्टर सम ही ले सकते हैं हम लोग तीनों चार्ज की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं फोर्थ चार्ज पे, और फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टोरियली हम लोग लिख लिया सब फोर्स को। अब F क्या हो जाएगा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि हम लोग बाद में समझेंगे, थोड़ा बहुत तो बता ही दिए हैं आपको, अब बाकी जो रिमेनिंग है कॉन्सेप्ट उसको देखेंगे बाद में। ये कितना हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन, दिस विल बी हाउ मच, 1 प्लस 1/2√2 आई कैप, और सेम हो जाएगा 1 प्लस जे कैप, यानी ये हो जाएगा यस, ठीक। ये आपका नेट फोर्स रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स, दिस इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा F विल बी, इसका ले लो q स्क्वायर अपॉन और आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन यही रहेगा, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना, तो 1/√2 भी गुना करना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका नेट फोर्स है, और जो Q4 पे लगा है वही फोर्स नेट फोर्स Q3 पे रहेगा, Q1 पे रहेगा, Q2 पे रहेगा, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे यहीं पर। ये आगे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, नीट का, जेई का, और जेई में जेई मेन जेई एडवांस दोनों ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स बिटवीन ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, विथ चार्ज Q and a point charge Q placed at a distance d from the center of the rod at its axial position.
मतलब ये सब क्वेश्चन में नहीं दे रखेगा, ये तो मेरा हमने किताब लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो वहाँ से वो डायग्राम पिक कर लिया है, तो उसमें इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है, सॉल्व में दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए वो डायग्राम में आपको डी क्यू दिख रहा है, बट सवाल एग्जाम में सवाल में डी क्यू नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस। यहाँ देखिए आपको जो फार्मूला अवेलेबल है कूलम्स लॉ का, वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच का है कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q1 है और दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q2 है, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा 1/4πε0, जिसको आप K बोलते हैं, इंटू Q1 Q2/r² होगा। ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन है। K इंटू Q1 Q2/r² जो है, ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे आपको एक जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है और एक जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। मतलब एक जो है ये तो पॉइंट चार्ज है आपका, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैपिटल Q चार्ज जो है एक रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड के ऊपर। देखिए आपको फार्मूला किस चीज़ का पता है, आपको फार्मूला जो पता है वो 2 पॉइंट चार्ज का पता है, 2 पॉइंट चार्ज का पता है। तो कैसे करेंगे, ऐसे केस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसका एक हम लोग एलिमेंट ले लेंगे, और एलिमेंट ऐसा लेना है, मतलब एलिमेंट इतना छोटा होना चाहिए, वो इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकें। The element should be so small that it should be treated, it can be treated as a point charge। यानी हमने क्या किया है कि हमने यहां से x डिस्टेंस पे, या यहीं से ले लो x डिस्टेंस, यहां से क्यों लोगे, यहीं से x डिस्टेंस ले लो, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का रॉड का एलिमेंट ले लिया, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। dx इज द एलिमेंट ऑफ द रॉड, dx इज सो स्मॉल दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज कहलाएगा। और सपोज करो इस dx एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है, dx एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है, तो dq क्या हो जाएगा, dq इज गोइंग टू बी, पहले तो देखो कैपिटल Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगा, Q चार्ज अपॉन द लेंथ ओवर विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। The amount of charge distributed on unit length will be equal to Q upon L। Q जो है L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ पे Q बटा L डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो Q बाई L इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू dx, dx इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रॉड, ठीक है। तो जो dq चार्ज, dq इज द चार्ज ऑन dx एलिमेंट ऑफ द रॉड, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। और dx क्या है, इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट है, तो dq आपका पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, dq विल बी लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज, dq पॉइंट चार्ज हो गया और q भी पॉइंट चार्ज है, तो आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। सो व्हाट विल बी कूलम्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन दिस dq एलिमेंट वुड बी हाउ मच, 1/4πε0 dq इंटू q, और डिस्टेंस हो गया x, ठीक है, डिस्टेंस x। और दोनों ही चार्ज का मान लो कि नेचर सेम है, मतलब नेचर इज सेम, नेचर इज सेम मतलब दोनों ही मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कैपिटल Q भी पॉजिटिव है और स्मॉल q भी पॉजिटिव है। उस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये फोर्स हम लोग किस पे लगा रहे हैं, ये फोर्स निकाल रहे हैं रॉड के ऊपर, ठीक है। ये तो dq एलिमेंट ऑफ द रॉड है, ठीक है। तो अब अगर नेट फोर्स निकालें हम लोग, अब dq एलिमेंट चाहे कहीं लो, dq एलिमेंट
आप यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, इन एवरी केस द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो dq एलिमेंट चाहे आप जहां भी लें, q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सारा ही फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा। ऐसे केस में अगर देखो आपको मान लो ऐसे फोर्स दिया हुआ है, मतलब एक वेक्टर सम दिया हुआ है आपको, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस Fn। और अगर हम बोलें कि F1, F2, F3, F4, Fn सबका डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है, इन दैट केस आई कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ F विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ये कब बोल सकते हैं? इफ आई नो कि सारे फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, उस केस में इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो स्केलर की तरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप नहीं बोल सकते हैं अगर F1, F2, F3, Fn का डायरेक्शन अगर सेम नहीं हुआ, किसी भी दो फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, देन दिस इज नॉट गोइंग टू होल्ड गुड। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ। ठीक है, ऐसे ही यहां पे है, अलग अलग एलिमेंट लिया, अलग अलग एलिमेंट, हम कहीं भी एलिमेंट लें, जो डीएफ है उनका डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग पूरा नेट फोर्स निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? यहां जैसे सम किए तो यहां क्या करेंगे? यहां इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऑपरेशन ऑफ समेशन। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो चीज ऐड हो सकता है वही इंटीग्रेट हो सकता है। क्योंकि सारे फोर्सेस, सारे डीएफ का डायरेक्शन सेम है, तो इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया जा सकता है, एंड व्हाटएवर इज एडेड ओनली दैट थिंग कैन बी इंटीग्रेटेड। क्योंकि इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक ऑपरेशन ऑफ समेशन है। इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक ऑपरेशन ऑफ समेशन है। तो क्या इंटीग्रेट होगा उसके पहले आप चेक कर लीजिए क्या ये ऐड हो सकता है। अगर ये ऐड हो सकता है तो वो इंटीग्रेट भी हो सकता है। यहाँ डीएफ क्या है? डीएफ जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है। जो डीक्यू एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। तो डीक्यू एलिमेंट अलग अलग जगह लेंगे तो अलग अलग जगह लेंगे तब भी जो डीएफ होगा उसका डायरेक्शन सब सेम होगा। डायरेक्शन चूंकि सेम होगा तो वेक्टर क्वांटिटीज के अगर डायरेक्शन सेम होते हैं तो इन दैट केस अगर उनको आप वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो जो नेट फोर्स निकलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए, आगे भी आएगा तो हम रिपीट करते रहेंगे बार बार ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आई कैन इंटीग्रेट इट। ठीक, ये हो जाएगा, इसको लिख लो ऐसे 1/4πε0 और लैम्डा डी क्यू क्या है जी? डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स, सॉरी लैम्डा क्या है? लैम्डा इज क्यू अपॉन एल। तो इसको लिख लो ऐसे ही, क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, सॉरी dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, ये हम लोग इंटीग्रेट किसके ऊपर कर रहे हैं? ये dq एलिमेंट किसका है? रॉड का एलिमेंट है। dq जो है रॉड का एलिमेंट, dx जो है रॉड का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग रॉड के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dx रॉड का एलिमेंट है। अब बताइए रॉड के ऊपर x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? रॉड का ये हिस्सा पे x का वैल्यू क्या है? रॉड के इस हिस्से पे x का वैल्यू d माइनस L/2 है। और ये कहां तक रॉड जा रहा है? x यहां से शुरू हो रहा है, ये एलिमेंट देखो dx रॉड का एलिमेंट है, तो रॉड पहला x कहां होगा? पहला एलिमेंट कहां होगा? पहला एलिमेंट आपका x इक्वल टू d माइनस L/2। ये L/2 हो गया ना, d माइनस L/2 पे है। और लास्ट एलिमेंट कहां होगा? लास्ट एलिमेंट जो होगा d प्लस L/2। ठीक, निकाल लो इसको। दिस इज इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
ठीक, सो दिस इज इक्वल टू जोड़ लो यार, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, d प्लस एल बाई टू माइनस डी, एल हो जाएगा एल अपॉन एल, एल कट जाएगा। ठीक है, अब फोर्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, पता नहीं कैसे लोग पर ले आते हैं, कॉपी हो जाएगा, कॉपी कहाँ से होता है, क्लोन हो जाएगा। हाँ, ये तो कुछ और ही आ गया, कोई नहीं, ठीक है, ये समझ में तो आ रहा ना। ठीक है, हम एक चीज जो बताना चाहते हो ये बताना चाहते, ये तो निकल गया ना, एल एल कट जाएगा। ठीक है, अब फोर्स बिटवीन, एक चीज समझो, ये जो पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स है वो किधर लगा, इधर लगा। अब क्या है, पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो यहां पे फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा लेंगे। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से रॉड पे फोर्स लेफ्ट में है, तो रॉड की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स राइट के डायरेक्शन में होगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से रॉड पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो रॉड की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आपको। तो ये तो थ्योरी हो गया, कूलम्स लॉ का थोड़ा देख लिया, व्हाट इज कूलम्स लॉ। अब इसका सवाल करेंगे हम लोग, प्रीवियस है पेपर कौन कौन सा है, जेई मेन, जेई एडवांस और नीट का, ये रहेगा सारे चैप्टर का जो है, ये हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तो जेई मेन का जो तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो नीट वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और नीट वाले भी जेई मेन का देख सकते हैं। ठीक है, तो जेई एडवांस, नीट वाले जेई एडवांस देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, बहुत इच्छा देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ बंधन नहीं है। ठीक है, ओके, तो लेट मी स्टॉप ओवर हियर, and if you are liking these videos you can subscribe to my channel T Vidya Learning। T Vidya Learning करके मोबाइल ऐप भी है, और T Vidya Learning करके यूट्यूब चैनल भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इफ यू विश। ओके, थैंक यू वेरी मच।